आज का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। दो ब्लॉक है, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। m1 का जो मास आपको गिवन है दैट्स गिवन टू बी एज 20 kgs और जो m2 का मास आपको गिवन है दैट्स गिवन एज 12 kgs। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड ऑफ मास 8 kg। मेटल रॉड का भी मास कितने का है? 8 kgs का है। द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली, 480 न्यूटन का फोर्स लगा के इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज, सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि सिस्टम दिखेगा कैसे। सपोज कीजिए यहां पे इस तरह से आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है M1। M1 नाम का जो ब्लॉक है उसको हमने रॉड के साथ, ये एक रॉड है, एक और मास के साथ कनेक्ट किया है इस तरह से, और उस मास का नाम है M2। इट्स क्लियर, क्वेश्चन में गिवन था कि M1 का मास 20 kgs है और M2 का मास 12 kg है, और ये जो रॉड है जिससे हमने दोनों को कनेक्ट किया है उसका मास 8 kg है। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ ये भी कह रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं हमें सिस्टम में, तो हम यहां पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे इस तरह से। कितने का फोर्स लगा रहा है सिस्टम? 480 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। वो ये चाहता है कि जो टेंशन है मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे कितना लग रहा है। अगर ये रॉड आप चेक कर रहे हैं तो इस रॉड का अगर मैं ये मिड पॉइंट कंसीडर कर लूं तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा है हमको वो बताना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात इट्स क्लियर कि हम लोग को यहाँ पे सिस्टम का एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि टेंशन मिड पॉइंट पे चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को टेंशन चाहिए। तो हम इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इस सिस्टम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये आपका एक पार्ट होगा और ये आपका दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, पहले ऊपर वाले पार्ट के लिए एफबीडी बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अगले वाले पार्ट का एफबीडी क्या होगा, और फिर उसके बाद इक्वेशंस बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, पे अटेंशन टू दिस पार्ट। ठीक है, अगर मैं अलग से M1 वाला ब्लॉक ले लेता हूं और उसके साथ आधा रॉड भी आएगा, ये M1 वाला ब्लॉक है और उसके साथ आधा रॉड भी आएगा जो यहां पे आधे सिस्टम में कंसीडर हम लोग करेंगे। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, वो होगा 480 न्यूटन का जो क्वेश्चन में गिवन था। नीचे की तरफ आप वेट लगाएंगे। पे अटेंशन, जब आप वेट लगाएंगे तो वेट कितने लोगों का आएगा? एक वेट आएगा इस ब्लॉक का प्लस वेट आएगा इस रॉड का, क्योंकि रॉड के पास भी 8 kg का मास है। पर आपने जो रॉड कंसीडर किया वो पूरा कंसीडर नहीं किया, आपने जो रॉड कंसीडर किया वो आधा कंसीडर किया। अगर आपने आधा रॉड कंसीडर किया है तो मास भी रॉड का आधा कंसीडर होगा। मतलब इस ब्लॉक का मुझे मास कितना कंसीडर करना पड़ेगा? 20 किलो, और इस रॉड का मुझे कितना मास कंसीडर करना पड़ेगा? 4 किलो। ये बात आप दिमाग में रखिए, हमने पूरी की पूरी रॉड कंसीडर नहीं की है, हमने सिर्फ आधी रॉड कंसीडर की है क्योंकि टेंशन मिड पॉइंट पे चाहिए था। इसका मतलब 20 + 4 टोटल जो नीचे लगेगा वो लगेगा 24 टाइम्स G, इट्स mg। ठीक है, ये लग गया हमारा वेट। वेट लगने के बाद अब और एक चीज यहां पे लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन में वो बात कर रहा है किसके बारे में? क्वेश्चन में वो बात कर रहा है टेंशन के बारे में, तो अब टेंशन भी यहां पे बनाना पड़ेगा। तो टेंशन कहां बनाओगे आप? टेंशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको बनाना है। ये वो पॉइंट है जहां पे टेंशन लग रहा है, मिड पॉइंट। टेंशन कैसा लगता है? हरदम याद रखिए, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। जब भी आप टेंशन के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि टेंशन एक्ट्स कहां पे? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जब आप टेंशन बनाएंगे तो ये आपकी बॉडी है, टेंशन बॉडी से अवे बनाइए। सो आप नीचे की तरफ और एक एरो मार्क करेंगे और यहां पे लिखेंगे T। ये जो एफबीडी है ये पहले वाले ब्लॉक का रेडी हो गया, पर पहले वाले ब्लॉक में एक और चीज आप नोटिस करनी चाहिए आप लोगों को कि ऊपर 480 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और यहां पे नीचे 24 G लग रहा है और टेंशन लग रहा है। 480 न्यूटन लगने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है इस 480 न्यूटन की फोर्स की वजह से। तो इस सिस्टम को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी लगेगा, क्योंकि इट इज रिटन द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप।
सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पहला वाला ब्लॉक का एफबीडी हो गया। इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इक्वेशन लिखने के लिए आप इस्तेमाल करोगे F इज इक्वल टू ma का, बिकॉज यहां पे लग रही है फोर्स लगने की वजह से सिस्टम के पास है एक्सेलरेशन और सिस्टम के पास मास भी है। अब ये इक्वेशन के इस्तेमाल से कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, F इज इक्वल टू ma के इस्तेमाल से कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, पे अटेंशन। F सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रही है वो कितनी लग रही है? एक 480 न्यूटन लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, एक 24 जी लग रहा है। इस पूरे किस्से में हम जो फोर्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 480 माइनस टी प्लस 24 जी इज इक्वल टू 24 टाइम्स ए। दिस इज हाउ द इक्वेशन विल बी रिटन। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी? पे अटेंशन। F इज इक्वल टू ma ही लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन के साइड में ma दिखाई दे रहा है। इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? 20 प्लस 4, तो m की जगह पे मैंने 24 लिखा और एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने a लिखा। आई होप आपका RHS में कोई डाउट नहीं होगा। जब हम LHS की बात कर रहे हैं तो LHS में कौन है? F फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स टोटल लग रही है 3, एक ऊपर की तरफ लग रही है और 2 नीचे की तरफ लग रही है। ये दोनों की दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों की दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं, इसलिए T प्लस 24 जी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि मैंने 480 न्यूटन में से माइनस किया T प्लस 24 जी, क्यों? रीजन ये है, पहले तो माइनस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको सबट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। बट मैंने 480 माइनस 24 जी प्लस टी क्यों किया? मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा? व्हाई डिडंट राइट टी प्लस 24 जी माइनस 480 मैंने क्यों नहीं किया? इज इक्वल टू 24a, ऐसा वाला इक्वेशन क्यों नहीं बनाया मैंने? 480 में से माइनस करने का रीजन ये है कि सिस्टम ऊपर जा रहा है। सिस्टम ऊपर तभी जाएगा जब ये वाली फोर्स इन फोर्सेस से बड़ी होगी, वरना सिस्टम ऊपर कैसे जाएगा? इसका मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि सिस्टम ऊपर जहां जा रहा है, सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है तो जो फोर्स सिस्टम के ऊपर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हेवियर होगी और बाकी दोनों की दोनों फोर्सेस नीचे वाली लेसर होंगी, इसलिए 480 माइनस लिखा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो पहले वाले बंदे की एफबीडी से हमको समझ में आया कि उसका ये इक्वेशन है। लेट्स टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले बंदे के लिए सबसे पहले नीचे आप एक फोर्स बनाएंगे और आप एक फोर्स कितना लिखना चाहेंगे? दूसरे वाले बंदे का मास m2 12 किलो है, मतलब ये आपका 12 केजी हो गया, और रॉड का आधा मास आप यहां पे लेंगे तो ये हो गया 4 किलो। ठीक है, 12 प्लस 4 16, इसका मतलब नीचे जो वेट लगेगा वो लगेगा 16 टाइम्स जी। वहां पे ध्यान से देखिए, वहां पे जो आपने वेट लगाया है वो लगा है 24 जी, क्योंकि उधर का मास 20 था और रॉड का आधा 4, 20 प्लस 4 24 हो गया। इधर रॉड का तो 4 लिया है पर जो ब्लॉक है उसका मास 12 दिया हुआ था, इसलिए 12 प्लस 4 मिला के कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन के बारे में मैंने क्या समझाया था? टेंशन एक्ट्स हरदम अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इस जगह पे आप टेंशन कैसे लगाएंगे? तो यहां पे जब टेंशन लगेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे अवे लगाना है, तो इस तरह से आपका टेंशन लगेगा यहां पे टी। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर लिखा हुआ मैंने, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सिस्टम ऊपर की तरफ ही जाने वाला है इस तरह से विद एन एक्सेलरेशन a। तो हमने ये भी सिस्टम को ऊपर भेज दिया विद एन एक्सेलरेशन a। अब इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखनी है, ऐसा इक्वेशन यहां के लिए भी लिखना है, और सेम हम F इज इक्वल टू ma का ही इस्तेमाल यहां पे करेंगे। किस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं? हम लोग यहां पे जो इक्वेशन लिखेंगे, पे अटेंशन, फोर्सेस के ऊपर ध्यान दीजिए। टेंशन एक फोर्स आपको दिखाई देगी, 16 जी आपको एक फोर्स दिखाई देगी, सिर्फ 2 ही फोर्सेस इसमें है, वहां पे 3 फोर्सेस थी, T है और 16 जी है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, माइनस कर, हम लोग लिखेंगे यहां पे T माइनस 16 जी इज इक्वल टू 16 टाइम्स A।
आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ रही है। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है इसलिए हमको टी नाम की फोर्स को हेवियर मानना पड़ेगा, इसलिए टी में से -16g किया इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma। 16 इस टोटल सिस्टम का मास था। विल टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एड अप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 24a है और यहां पे 16a है। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपको 40a मिलेगा। यहां पे t और t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। t और t कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पे बचेगा आपका 480 माइनस 24 और 16 मिला के कितना हो जाएगा 40g, ठीक है। g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 480 माइनस 40 10 आ जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू 40 टाइम्स ये हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 400 में से अगर 80 गया, 480 गया तो ये बचेगा 80, यहां पे होगा 40a और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी यहां से 80/40 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है ये आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन थी t माइनस 16g इज इक्वल टू 16a, t माइनस 16g इज इक्वल टू g की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इंटू 10 और 16a की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 16 इंटू 2 हो जाएगा। सो टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 16 टू यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 160। सो 160 प्लस 32 करेंगे तो आपको मिलेगा 192 न्यूटन। एंड 192 न्यूटन के हिसाब से आपका जो डी आंसर होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स ए बी सी विद चार्जेस -4q 2q एंड -2q। आप देख सकते हैं ये जो चार्जेस है 3 चार्जेस ए बी सी पे उसने रखा हुआ है। ए पे -4q है जो आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा -4q ए पे। बी के ऊपर उसने चार्ज रखा है वो 2q है, ये रहा बी। सी के ऊपर जो चार्ज रखा है वो -2q है, ये रहा, ठीक है। आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो हमसे कहता है उस सर्कल का जो रेडियस है वो d है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और जो सर्कल का रेडियस है वो d आपने दिया हुआ है, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल्स a c एंड सेंटर o ऑफ द सर्कल फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। a को लेना है, c को लेना है और सेंटर के सेंटर o को लेना है। ये तीनों मिला के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। कहां पे भैया, a कहां पे है, आप देख सकते हैं ये a है। मैं a से लेके c को इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, ये मैं यहां से o को ज्वाइन कर देता हूं और मैं यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो ये तीनों मिला के आपको क्या देंगे, ये तीनों मिला के आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देंगे जो मैंने वहां पे बना दिया है, ठीक है। वो आपसे चाहता ये है कि आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे कितनी है। पे अटेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे कितनी है, प्लस वो ये भी चाहता है कि आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बतानी ही है, प्लस ये भी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितनी होगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है x डायरेक्शन, यहां पे क्वेश्चन में x डायरेक्शन भी मेंशन किया हुआ है। हम लोग को ये बताना है कि उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो फॉर्मूला क्या है। एक चार्ज की वजह से निकालना चाहेंगे तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज का नाम अपॉन डिस्टेंस। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने का फॉर्मूला। इसमें आपने याद क्या रखना है, ये R क्या है, R को रेडियस मत समझ लीजिए, R वो पॉइंट है उस चार्ज से जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन आपका चार्ज एंड वो पॉइंट।
एट विच आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये 2q वाला चार्ज कंसीडर करूं तो ये B पॉइंट और इस O पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D, दैट इज लकीली द रेडियस ऑफ द सर्कल। बट अगर आप नोटिस करेंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा हमें O पॉइंट पे, और तब समझ में आएगा कि O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, और उसके हिसाब से फिर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट निकालने जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं उस डायग्राम के रेफरेंस में ही करने वाले हैं। तो अगर उस डायग्राम के रेफरेंस में हम काम करने वाले हैं तो हम जो भी वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे वो इस डायग्राम के रेफरेंस में ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम इस डायग्राम को देख लेते हैं किस तरह हम इसको करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जो B पॉइंट पे चार्ज है वो +2q है, ये बात याद रखना। जो C पॉइंट पे चार्ज है वो -2q है, और जो A पॉइंट पे चार्ज है वो -4q है। जब भी आप किसी प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना, व्हेनेवर यू मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हरदम अवे फ्रॉम द चार्ज बनानी चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे तो आप लोगों ने टुवर्ड्स द चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, ये वाले बंदे को कंसीडर करते हैं। ये वाले बंदे का इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे कितना होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस वाले चार्ज की वजह से O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैं उसको इस तरह का एरो मार्क दे रहा हूं, एंड आई एम राइटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज EB। आप देख सकते हैं मैंने B पॉइंट जो कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया उसके ऊपर, O पॉइंट पे B पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई या +2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैंने अवे बनाई है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से अवे बनाओ। ठीक है, अब एक ही चार्ज पॉजिटिव था, बाकी के दोनों चार्जेस कैसे थे, बाकी के दोनों चार्जेस थे आपके नेगेटिव। तो जब आप नेगेटिव चार्जेस के बारे में बनाएंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बंदे की बात करता हूं, तो O पॉइंट से आप टुवर्ड्स द चार्ज जाइए और आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए EA। देखिए मैं चार्ज की तरफ जा रहा हूं। C पॉइंट के लिए भी आप सेम काम करेंगे, आप इस तरह से एरो मार्क टुवर्ड्स बनाएंगे और आप यहां पे लिखेंगे EC। इन एरो मार्क्स की मदद से हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स +2q, -4q और -2q की वजह से सेंटर पॉइंट पे कैसे दिखाई दे रही है। बट अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर किस तरह से निकालेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट O, पर उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, X डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो आप कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड A की, पर उसका डायरेक्शन X में होना चाहिए, प्लस आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड B की, उसका डायरेक्शन भी X में होना चाहिए, प्लस आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड C की और उसका भी डायरेक्शन X में होना चाहिए। सो O पे 3 लोगों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो O पे अगर आपको X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो A की भी X में लेनी पड़ेगी, B की भी X और C की भी X। ठीक है, वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। आपको यहां पे टोटली कितने एरोज मिलेंगे, आपको यहां पे टोटली 3 एरोज मिलेंगे। ये आपको पहला वाला एरो A वाले का X कंपोनेंट देगा, ये आपको B वाले का X कंपोनेंट देगा और ये आपको C वाले का X कंपोनेंट देगा। पर X कंपोनेंट कैसे निकलेंगे, हमको इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो EA वाला वेक्टर यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर आप EA के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसका रिजॉल्वेशन, वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसका रिजॉल्विंग कंपोनेंट हो जाएगा कितना, EA cos 30। यस, प्लस करेंगे। अगर आप EB और EC को भी नोटिस करेंगे तो उनका भी X वाला कंपोनेंट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब EB वाले के साथ भी आप क्या लिखेंगे, EB cos 30 प्लस EC वाले के साथ भी क्या लिखेंगे, EC cos 30। चलिए हम EA की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। मैंने आपको अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट के बारे में हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो वो होगा 1/4πε0 Q/r²। तो जब आप EA लिख रहे हैं, EA के बारे में जब आप लिखेंगे
तो वहां पे चार्ज कितना है, ए पॉइंट पे चार्ज कितना है 4q, तो आप यहां पे लिखेंगे 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में d, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, d का स्क्वायर, और आगे आप लगाएंगे कितना cos 30, प्लस करिए, तो आप यहां पे पुट करोगे 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस अभी भी कितना है, डिस्टेंस अभी भी d स्क्वायर है, और आगे अभी भी आप लिखोगे कितना cos 30, ठीक है। प्लस आगे हम लिखने जा रहे हैं EC के लिए, EC मतलब ये वाला चार्ज, तो यहां पे हम लिखेंगे 2q, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस अभी भी d है दोनों के बीच में, और यहां पे अभी भी आएगा क्या cos 30। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप यहां से कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या आना चाहिए आपका, यहां पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर एंड cos 30, इन सब में से कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या है आपके पास बाकी, यहां पे 4 बाकी रहेगा, प्लस यहां पे 2 बाकी रहेगा, प्लस यहां पे भी 2 बाकी रहेगा, ठीक है। चलिए पुटअप कर लेते हैं, ये होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2 इनटू ये होगा 4 + 4, यहां पे आएगा आपका 8, ठीक है। तो ये 4 2s और ये 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास बचेगा वो होगा √3q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा x डायरेक्शन में एट पॉइंट O। अगर आप मैच करेंगे तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था 2 मास वाला, वो JEE 2013 का था, और अभी जो आपने ये क्वेश्चन किया चार्जेस वाला, ये क्वेश्चन JEE 2020 का था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी JEE 2020 का है, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखते हैं, एक पार्टिकल जिसका मास m है और उसका चार्ज q है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, उसको हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है, ठीक है। अगर हमने उसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, उसका मास m है और उसका चार्ज q है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये हुआ, इस चीज को देख के आप समझ सकते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, अगर कोई चार्ज है और आप उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हो, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स होगी F = QE। ये फोर्स लगती है किसी भी चार्ज के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको रखते हैं। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड V on the distance x traveled by it correctly given by the graphs, इनमें से कौन सा ग्राफ इसको डिपिक्ट करता है, मतलब आपको ये बताना है कि अगर आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे, अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया और x एक्सिस में आपने डिस्टेंस को प्लॉट किया, तो इनमें से कौन सा ग्राफ आपका सही होगा, हम लोग को ये बताना है, ठीक है। ओके, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट, हमको इतना तो पता है कि इतनी फोर्स यहां पे लगेगी, ठीक है। F की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और आप यहां पे पुट अप कर सकते हैं QE। यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, QE/m। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे v² - u² = 2as। s की जगह पे आप x पुट अप कर लीजिए, और एक थिंग, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो हमको वहां पे u = 0 पुट अप करना है, मतलब ये टर्म यहां पे 0 हो गया। इसका मतलब आप बचे हैं v² = 2ax के साथ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, हम यहां पे पुट अप करेंगे v² = 2 टाइम्स QE/m, और ये हो गया x, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे डिस्टेंस है। ये जो इक्वेशन आपको मिल रही है, ये इक्वेशन दिखेगी आपको y² = kx के फॉर्म जैसी, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसको, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इन सारे ग्राफ में से पैराबोला रिप्रेजेंट ये वाला ग्राफ करता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।